नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उपचुनाव का दंगल, किसका होगा मंगल। जी हां, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर, तो छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है तो 23 नवंबर को घोषित होने वाले चुनाव परिणामों का। हालांकि उसके पहले अपनी अपनी जीत के दावों वादों का दौर शुरू हो चुका है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां विजयपुर में भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली बुधनी विधानसभा सीट में बीजेपी के रमाकांत भार्गव का सामना कांग्रेस के राजकुमार पटेल से हो रहा है। बुधनी सीट पर जीत हासिल करके जहां भाजपा अपने अवैध किले को बचाए रखने की जद्दोजहद में है, तो वहीं कांग्रेस विजयपुर सीट पर कब्जा बनाए रखने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का सियासी दंगल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां चुनावी मैदान में कुल 30 प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं, मगर मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के बीच है। यही वजह है कि इस उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हालांकि 23 नवंबर को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि दक्षिण के सियासी रण में जनता ने किसका राज तिलक किया। लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा कमल करेगा कमाल या पंजा मचाएगा धमाल के इसी मुद्दे पर। तो रायपुर दक्षिण का सियासी रण अब अपने फाइनल दौर में पहुंच चुका है, जहां मतदान की प्रक्रिया थमने के साथ ही सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर शाम 5 बजे तक लगभग 47% मतदान हुआ, जो काफी कम है। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण सीट से 30% प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला 2,71,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे। साल भर पहले हुए उपचुनाव में भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने ये सीट रिकॉर्ड मतों से जीती थी। ऐसे में भाजपा खासकर बृजमोहन अग्रवाल के लिए रायपुर दक्षिण सीट प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी हाल में ये सीट अपने नाम कर इतिहास बदलने की कोशिश में है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी पहले खास रिपोर्ट। कमल करेगा कमाल या पंजा मचाएगा धमाल। जी हां, रायपुर दक्षिण का सियासी रण अपने फाइनल दौर में पहुंच चुका है, जहां मतदान की प्रक्रिया थमने के साथ ही सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है 23 नवंबर को सामने आने वाले परिणामों का, जिसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में शाम 5 बजे तक 47% मतदान हुआ। मतदाताओं में इस बार चुनाव को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिखा। उधर मतदान के दौरान कई जगहों पर छुटपुट विवाद की खबरें भी सामने आईं। नया पारा पोलिंग बूथ पर करीब खड़े होने को लेकर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। रायपुर के भटगांव स्थित मतदान केंद्र के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। विवाद, नारेबाजी और मतदान केंद्र के बाहर हंगामा करने की बात को लेकर हुआ था। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी जमकर बहस हुई। दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं के एस चौहान साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रामअवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, अजय त्रिपाठी एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, निश्चित तौर पर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। आप 100% जीत रहे हैं, ये आपका दावा होगा ही निश्चित तौर पर एक मेरा भी दावा है कि जीत का अंतर जो 2023 नवंबर में रहा, वो जीत का अंतर कम होगा। अब आप ही बता दीजिए क्यों कम होगा। देखिए, पहले पिछली 8 बार से जी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतते हुए आई जी, और
आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि आपको ये भी अंदाजा होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी के कारण 8 बार कोई भी सीट जीती नहीं जा सकती जब तक वहां के जो आवाम है, जो जनता है, वो सपोर्ट नहीं करती है उस चीज को, भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी को, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और एक माहौल बन जाता है, जब 8 बार जीता हुआ है तो वहां पर वर्क भी हुआ होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मतलब सभी चीजें की होंगी। 25,000, उसके बाद 34,000 से जीता गया, उसके बाद 17,000 से भी जीता गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद 67,000 से भी जीता गया पिछली बार। और त्रिपाठी जी 67,000 के बाद जब उसके बाद लोकसभा का चुनाव आता है तो लोकसभा के चुनाव में 80,000 का डिफरेंस रहता है दक्षिण की सीट में। 80,000, 89,000 कि 80,000? 80,000। अच्छा जी, हाँ। अब मैं ये बता दूं आपको कि जब 80,000 का डिफरेंस रहता है और उसके बाद ये जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये कोई नए चेहरे नहीं है जी। ये पार्षद रह चुके हैं वहां से, ये महापौर रह चुके हैं, ये पूर्व सांसद रह चुके हैं, ये छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियों के बाद ये वहां पहुंचे हैं जी। और सभी लोग इनकी कार्यशैली के भली भांति जानते हैं। इतनी बार जनप्रतिनिधि बनाया गया सुनील सोनी जी को, और उसके बाद ही तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जता के सभी चीजें की। अब ये बताइए कि मेरा तो दावा यह है कि सिर्फ हम जीत नहीं रहे, मेरा तो यह दावा है कि 2023 में जो चुनाव हुआ हमारा, उससे ज्यादा मतों से हम लोग जीते। नहीं, मैंने तो दावा किया है, मैंने दावा किया है कि आपके जीत का अंतर कम होगा ही। एक उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है मालूम है जी त्रिपाठी जी? एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो ये है कि जनता जो होती है वो बहुत समझदार जी, और वो किसी पार्टी के पक्ष में बाद में रहती है, पहले अपने पक्ष में रहती है। वो ये देखती है कि हमारा भला किसमें है। निश्चित तौर पे जब आप केंद्र की सरकार में आप हैं, जब आप राज्य सरकार में आप हैं, तो कौन चाहेगा कि हमारा जो विधायक है, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे यहां का है, वो दूसरी पार्टी से आए, जबकि दूसरी पार्टी से जाके कोई सत्ता परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट तो आने वाला नहीं है जी। तो इतनी बुद्धि जो है, और सबसे मेन बात यह है कि जब एक ग्रामीण और शहरी जब इलाके में हम जाते हैं तो शहरी इलाके वाले ये सभी चीजें देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी भलाई कहां पर है। तो आप ये सबसे बड़ा कारण है, और इसका सत्ता परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। चलिए, ये कारण तो है ही चौहान साहब। एक बड़ा कारण है जो आपसे चूक रहे हैं, जो हम दावा कर रहे हैं आपसे कि आपका जीत का हार का अंतर कम होगा ही। 2023 नवंबर में 60% वोटिंग हुई थी, लोकसभा में 61% वोटिंग हुई थी, जो जीत हार का अंतर आप 80,000 और 67,000 बता रहे हैं। इस बार मात्र 50% वोटिंग हुई है। तो इसका अगर एक मोटा अनुमान लगाएं तो 10% मतदाता लगभग आपका जो समर्थक रहा है बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए, वो निष्क्रिय हो गया, वो वोट डालने नहीं पहुंचा। ये आपकी ही कमी होगी, आपके ही वोट कटेंगे। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि इस बार जीत का अंतर आपका कम होगा ही। हालांकि सत्यप्रकाश जी बाद में बताएंगे कि वो जीतेंगे कि आप जीतेंगे। जी चौहान साहब, मैं ये बोल रहा हूं त्रिपाठी जी, आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे फर्क पड़ जाता है कि 10% जो कम हुई है वोट, वो भारतीय जनता पार्टी की वोट कम हुई है। ये भी तो हो सकता है कि जो कोर वोटर्स हैं, कौन, कांग्रेस पार्टी के या कोई अन्य पार्टी के, जब उनको ये पता है कि हमारा वोट जाने के बाद भी हम वोट डाल के भी आएंगे तो कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है जी। तो ये भी तो हो सकता है कि वहां उनके जो वोटर्स हैं वो कम आए हों।
चलिए, ये हो सकता है ना। इसमें मैं आपकी राय थोड़ा सा मैं बहुत नहीं मानूंगा, क्योंकि चावल की हांडी में एक ही दो चावल देखे जाते हैं, नीचे तक नहीं निकाला जाता है। हमने दो विधानसभा में जो वोटिंग परसेंटेज रहा, लोकसभा में जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 60 और 61 रहा। इस बार वोटिंग परसेंटेज 50% रहा। और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सरकार गिरने और बनने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए माना जाता है कि आम चुनाव में जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल के तरफ उसके परिणाम जाते हैं। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे सत्यप्रकाश जी बताएंगे। सत्यप्रकाश जी युवा तरुणाई लेकर के आए हैं और उसी के आधार पर वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे ही। लेकिन युवा मतदाता कितने होंगे सत्यप्रकाश जी जिसके आधार पर आप दावा करते हैं कि हम जीतेंगे? सत्यप्रकाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। ये आ रही है जी। तो तकनीकी दिक्कत। मेरा सवाल सुन लिया था आपने? नहीं सुन पाया था मैं, तकनीकी दिक्कत। अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, हमें लगता है कि आपके स्काइप पे अगर स्पीकर आप पास में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सत्यप्रकाश जी, चौहान साहब ने दावा किया है पूरी तरह से जीतेंगे ही। मैंने भी कहा मैं आप जीतते थे, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि आपकी जीत का अंतर कम होगा ही, ये मेरा भी दावा है। हालांकि मैं पत्रकार हूं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए इसके बीच में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है 60%, 61% लोकसभा विधानसभा 23 के उसमें हुआ, और इस बार वोटिंग परसेंटेज 50%। अभी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी 48% तक की खबर है हमारे पास। तो जीत का अंतर, लेकिन आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और हमारा सवाल आपसे है कि आपने कहा मेरे साथ युवा प्रत्याशी है इसलिए मैं जीतूंगा ही। युवा मतदाता कितने होंगे? देखिए त्रिपाठी जी, मोहन अग्रवाल जी जैसे मैं केस लॉन्च सुन पाया था। मोहन अग्रवाल ने जीते नहीं जीते वो एक अलग विषय। चुनाव अलग होता है, या लोकसभा में चुनाव हर चुनाव एक अलग होता है, रणनीति अलग होती है, मतदाताओं की मन की बात अलग हो जाती है। इसलिए मैं कुछ चुनाव है, किस चुनाव की बात ये अपनी पीठ तब तपाते रहे मोदी के नाम पे। मगर देखिए मैं आज की चुनाव के वोट की बात करता हूँ, तो जनता ने मतदान तो किया है, क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता देख रही है। मैं जो आज पूछना चाहूंगा, ये बोल रहे थे कि सुनील सोनी जी मेयर भी रह चुके हैं, आरडी अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। भाई साहब केसवाल तो आपको फिर टिकट क्यों नहीं? तो हर चीज रह गई, आपको मिलना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात है कि वो तो मैं पहले ही चौहान साहब का समर्थन कर चुका हूं कि भाई पार्षद भी दे दिए, महापौर भी दे दिए, रायपुर विकास प्राधिकरण भी दे दिए, सांसद भी। हमारे चौहान साहब को क्यों नहीं दे रहे हो? बेचारे लड़ते रहते हैं टीवी में बैठ करके, अपना पक्ष रखते रहते हैं बीजेपी का। भाई मैं आ जाऊंगा चौहान साहब, मैं अभी सत्यप्रकाश जी से सवाल कर रहा हूँ। 5 साल सांसद रहिए, 80% सांसद एलिगेंट फंड सवाल लेकर पाया है। सबसे कम सवालों के सांसदों की लिस्ट में का नाम जी। मैंने आपके डिबेट में 2 दिन पहले भी बात रखी, आपको याद होगा, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आवाज कट कट के आ रही है सत्यप्रकाश जी, आज थोड़ा आवाज कट कट के आ रही है, चौहान साहब भी नहीं सुन पा रहे हैं। अभी आ रही है जी? मैं वही बोल रहा हूँ कि चुनाव है, लेकिन चुनाव निष्क्रियता और सक्रियता के ऊपर है। जैसा मैंने बात की युवा गवर्नमेंट की है, तो युवा जो वो सक्रिय है। अगर मैं 11 महीने की बात करूँ, देखिए क्षेत्र की जनता आज जो मतदान किया है वो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने मतदान किया है उस सरकार को जगाने के लिए, उस दूसरी सरकार जगाने के लिए जिन्होंने बहुत सारी घोषणा की थी। उस महिलाओं ने वोट दिया जो महंगाई बंधन का लाभ नहीं ले पा रही है। तो 1,30,000 महिलाएं उस क्षेत्र में है, मगर मात्र 14-15,000 महिलाओं को उसका लाभ मिला। तो मतदाताओं ने इसलिए मतदान किया कि हमको उसका लाभ क्यों नहीं मिलता है। आपने तो बोला मुख्यमंत्री की धर्मपत्ति जो देंगे, और हम जो गरीब है, मजदूर है, हमको इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? उन मतदाताओं ने दिया। तो मतदाताओं ने आज मतदान किया है, जो वोट देके आपको 1,000 सत्यप्रकाश जी, आपकी आवाज हमारे दर्शक तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही। मैं अपने तकनीकी टीम से बोलूंगा कि थोड़ा सा एक बार ठीक करें। एक बार रामवतार तिवारी जी के पास जाते हैं, जब तक वो ठीक करेंगे आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे आपको, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तिवारी जी, मतदान हो गए हैं, किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, कितना जादू चलेगा? देखिए 90 से अगर करें, पहले रायपुर, फिर 2008 के बाद रायपुर दक्षिण ये विधानसभा, बृजमोहन जी अजय रहे हैं और बृजमोहन जी की ही प्रतिष्ठा इस बार भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने सुरेश सोनी जी को टिकट दिलवाया। अब क्या लगता है आपको, जीत का अंतर कम, हम जैसा कि हमने कहा कि 50% मात्र वोटिंग हुई है, तो जीत का अंतर कम होगा ही। ये वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ तिवारी जी, जबकि उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाता है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया त्रिपाठी जी। राजधानी रायपुर का इलाका, राजधानी का उपचुनाव, दोनों पार्टियां पूरे जी जान लगा रही हैं
उसके बाद मतदान कम होना, ये बहुत बड़ा संकेत है जी। और इन नेताओं के कार्यप्रणाली काम कर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जी कि ये जिस तरह से राजनीतिक दल सक्रिय थे, राजनीतिक दल लगातार पूरा ताकत झोंक दिए, संसाधनों का उपयोग किया गया जी, उसके बावजूद भी जनता की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ी? जनता क्यों वोट डालने नहीं निकल रही है? क्या लोकतंत्र में जनता को ये लगने लगा है कि जनप्रतिनिधि जो है, जो जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं जी, या और कई संकेत हैं? तो इस संकेतों को समझना पड़ेगा, इसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा, तब सही निर्णय होगा। अभी जो निर्णय आ भी जाएगा, अब 50 से 55% में आप क्या रिजल्ट बताएंगे? आधी जनता तो वोट डालने नहीं आई है, आधी जनता ने वोट डाली है। फिर भी मुझे लगता है कि भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी चुनाव जीत सकते हैं, परंतु आपने जो कहा वो सही है, क्योंकि वोटिंग कम हुई है तो निश्चित तौर पर मत का जो अंतर है वो कम रहेगा जी। अब कोई बड़ा उलटफेर हो जाता है तो बात अलग है, परंतु जो जिस तरह से दावे पहले भाजपा के दौरान किए जा रहे थे कि ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, ज्यादा आंकड़ों से जीतेंगे, तो वैसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि वोट ही कितना पड़े हैं, 1 लाख 1.25 लाख वोट अगर पड़े हैं जी, तो उसमें क्या निर्णय होगा? निर्दलीय है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों झोंक दिए थे। तो पहली बात मुझे लग रहा है कि आंकड़े कम रहेंगे जैसा आपने बताया जी। दूसरी बात, भाजपा की विजय हो सकती है, प्रबल संभावना उसी की है, क्योंकि भाजपा ने वहां पर हर पैतरे अपनाए हैं, कांग्रेस ने भी अपनाए हैं। ये बोला जा सकता है कांग्रेस इस बार लड़ाई लड़ी है, इस बार कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी कम रही, आपस के झगड़े कम रहे, आपस के बयानबाजियां और बातचीत जो इस तरह से हो हल्ला हो वो पार्टी के भीतर नहीं हुई जी। पार्टी पहली बार दक्षिण विधानसभा में लड़ती दिखी है, लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई, मोर्चा लेते हुए दिखी है। तो ये लेकिन चौहान साहब तो ये आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी रही है, कांग्रेस में जो दावेदार रहे हैं, बहुत सारे दावेदार रहे हैं, ढेबर जी का नाम लेते हैं, प्रमोद दुबे जी का नाम लेते हैं, कई नाम लेते हैं, तो इस कारण कांग्रेस और भी गुटबाजी रही है। कांग्रेस के बड़े नेता निकले ही नहीं चुनाव प्रचार करने या वोट दिलवाने के लिए। देखिए त्रिपाठी जी, अगर आप हम लोग ने पूरा इलाके का दौरा किया है जी और घूमा है, तो हमको तो ये लगा कि जो जो भाजपा कार्यकर्ता मिलता था वो प्रत्याशी चयन से नाराज थे, सारे दावेदार नाराज थे, सारे नेता नाराज थे कि जो सारे पद पा चुका है क्यों उसको पद देने की जरूरत थी जी। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था। वो तो सारे लोग दबी जुबान पर, क्योंकि पार्टी का अनुशासन है, पार्टी का दिशा निर्देश है, विचारधारा से वो बंधे हैं जी, परंतु उसके बावजूद भी वो ये कहते थे ऑफ द रिकॉर्ड में कि प्रत्याशी चयन गलत हुआ है, पर हमारी मजबूरी है कि हम पार्टी से जुड़े हैं। जो उस तरह मन से जुड़ना चाहिए था, जिस उत्साह से जुड़ना चाहिए था, वो उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में नहीं दिखा है। जी जी, ये बड़ा एक सवाल है। चलिए, निश्चित तौर पर सत्यप्रकाश जी जुड़ गए जी। कांग्रेस में जी तिवारी जी दावेदार थे, कांग्रेस में नाराजगी भी थी, ऐसा नहीं थे नाराजगी तो कांग्रेस में थी, मगर उसके बावजूद भी क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, इस बार पार्टी के जो संयुक्त रूप से टीम बनाकर, रणनीति बनाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि लंबी मार्जिन से लगातार कांग्रेस हार रही है भाजपा से दक्षिण विधानसभा जी। उसके बाद लड़ने जाना, नए प्रत्याशी खड़ा करना, तो उसके सामने चुनौतियां ज्यादा थी कांग्रेस के सामने जी। चुनौतियों का सामना करते हुए इस बार कांग्रेस दिखी है जी। तिवारी जी, क्या आएगा, तिवारी जी, सत्यप्रकाश जी हमारे साथ पता चलेगा जी। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, दावा आपका मैंने सवाल किया था, आपने उत्तर भी दिया था, युवा मतदाताओं के दम पे आप जीत का दावा कर रहे हैं,
और तिवारी जी ने भी तस्दीक कर दी है, इस बात की मोहर लगा दी है कि गुटबाजी थोड़ा सा कम रही इस बार आपके यहाँ, रही है पर कम रही। पार्टी देखिए, जो हम बात बोलते हैं वो तो रमता तिवारी ने खुद ने बोली, हम तो बात बोल ही रहे। देखिए, निष्क्रिय सांसद के तौर पर देख लीजिए या प्रत्याशी तौर पर देख लीजिए, जो इनके दूसरे दावेदार है, संजय श्रीवास्तव की मैं बात कर लेता हूँ, केदार गुप्ता की बात कितनी बार दिखे, बता दीजिए आप। गुटबाजी का सबके सामने हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी हो, चंद्रनाथ मान जी हो, रविंद्र चौधरी, रवि भाई जी, तमाम नेता गए हैं प्रचार करने। इनके कौन से मंत्री गए बताइए, कितने मंत्री दौरा करने गए, वहां प्रचार करने गए, कितने इनके बड़े नेता वहां गए बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी आखिरी दिन गए, तो ये गुटबाजी का सबके सामने। देखिए, मैं तो बड़े जैसे मैं बात बोल रहा था आपको, तो ये जो आज चुनाव हुआ, जो मतदान आज जो हुआ है, वहां की देखिए लोग क्षेत्र की जनता ने मतदान किसने किया? 11 महीने की अलोकप्रिय सरकार के खिलाफ किया। जो सरकार ने बोला था हम आपको सशक्त कानून देंगे, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ देंगे, वहां पे अपराध बढ़ रहा है। जहां महतारी बंधन के नाम पे इनको ठगा गया, उन महतारी को 1000 रुपए तो दिया गया, बाकी जो 15,000 के अलावा जो महतारियां हैं, जैसे कि 1,37,000 महतारी वहां पे है, मगर 15,000 का लाभ मिल रहा है, वो महतारी ने मतदान किया। वो महतारी ने मतदान किया जिनके बेटे बेटी आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्होंने बोला था कि 1 लाख रोजगार देंगे, मतलब प्रति वर्ष 20,000, और 11 महीने के अंदर कितने रोजगार मिले पता नहीं। उन महतारी ने इसके खिलाफ वोट दिया कि आपने रोजगार नहीं दिया हमारे युवा बेटे बेटियों को। इन्होंने वो वोट दिया उन आदिवासियों के खिलाफ, उन आदिवासी समर्थन में जो हस्तक्षेप की कटाई के खिलाफ खड़े हैं, जो धरती लाल हो चुकी है आदिवासी खून से, उनके छींटे में सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में वोट डाला गया है कि आदिवासियों के साथ क्या हाल किया, साहू समाज के साथ क्या हाल किया, सतनामी समाज आज उभर क्यों, यादव समाज आज क्यों आहत है। सत्यप्रकाश जी, लेकिन जब जनता नाराज होती है ना सरकार से, तो वोटिंग परसेंटेज बम्पर हो जाता है जब जनता नाराज होती है। तो नहीं त्रिपाठी जी, तमाम ऐसे उदाहरण है, आप इससे पहले उदाहरण में देख लीजिए, वोटिंग प्रतिशत कम होने के बावजूद भी आता है। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, निष्क्रियता सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, आपने जैसे रामचंद्र तिवारी की बात सुनी, उनके नेता या उनके कार्यकर्ता, मेरे पास भी तमाम ऐसी चीजें हैं, मैंने एक दिन और आपके डिबेट में बताया था कि इनके कार्यकर्ता ट्वीट कर रहे हैं कि 7 बहु का खेल चल रहा है, हम दरी बिछाते रह जाएंगे, मैं उसमें बहुत सारे विस्तृत आपको बता दूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ, इनके कार्यकर्ता अगर नहीं निकलेंगे तो वोटिंग प्रतिशत वैसे भी कम होगा। इनके लोग अगर मतदाताओं के पास नहीं जाएंगे, बाहर निकलवाएंगे, तो वोट प्रतिशत कम होगा। ये दिख रहा है ना, इससे भी कम हो सकता है। इससे बोला कम होना है या ज्यादा होना, ये नहीं दिखाता कि सत्ता पक्ष के खिलाफ है, उसके खिलाफ है, या उसके साथ है या नहीं साथ है। जैसे मैं आपको एक दिन और बताया था, विपक्ष में रहते हुए भी 2 सीटें हमने जीती थी। तो ये वही है, वही चुनाव, इस तरह के ये भी चुनाव थे। 11 महीने के अंदर इस छत्तीसगढ़ को क्या बना दिया आपने। रायपुर में मर्डर हो रहे, बलात्कार हो रहे, वही भाटागांव बस स्टैंड जो दक्षिण में ही आता है, वहां बलात्कार हो रहा है, आदिवासी छात्र की हत्या हो जाती है, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासी कानून व्यवस्था पे आप बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, आप चुनाव के लेके कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव के मैंने बात बताया ना कि मतदान किसने हुआ है, जनता ने किसने वोट डाला। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप? मैं कारण बताया ना आपको, वोटिंग परसेंटेज इससे भी कम हो सकता है कि इनके खुद के कार्यकर्ता वोट डालने नहीं गए, इनके खुद के लोग वोट डालने नहीं गए। जैसा रमता तिवारी बता रहे, इनके प्रत्याशी के खिलाफ इनके कार्यकर्ता खुद है, इनके नेता खुद है, वो काम कर ही नहीं रहे, तो वोटिंग प्रतिशत तो वैसे भी कम होगा ना। इनके नेता नहीं देंगे। देखिए, जो कोर वोटर होता है वो अगर किसी पार्टी का तो उसी को देगा, या तो नहीं देता। तो इसकी वजह से इनकी निष्क्रियता जो सांसद या जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है, जो बार बार हर सीट बनेगा, उसके खिलाफ है। इसलिए बोलना वोटिंग प्रतिशत ऊपर नीचे होने से ये मतलब नहीं मिलता कि समर्थन किसके साथ है या नहीं है इसके साथ। ये आपको 23 तारीख को दिखेगा। देखिए, दूसरी तरफ मैं युवा प्रत्याशी की बात कर रहे थे, देखिए आकाश शर्मा, मैं अगर 11 महीने की बात कर रहे तो पीछे का छोड़ दीजिए। 11 महीने में आकाश शर्मा सड़क पे दिखा है, 11 महीने में आकाश शर्मा लड़ता हुआ दिखा रोजगार के लिए, 11 महीने में दिखा है उस दक्षिण क्षेत्र जो सबसे ज्यादा नशाखोरी हो रही उसके लिए, 11 महीने में खड़ा हुआ है वो आदिवासियों के लिए, साहू समाज के लिए, सतनामी समाज के लिए। तो ये आकाश शर्मा खड़ा रहा है। सोनी जी की बात करें, सोनी जी की बात कर रहे हैं तो मैं 5 साल सांसद थे, 5 काम गिरा दिए, कौन से बड़े काम इन्होंने किए। कोरोना काल में कहां से बता दें, कोरोना काल में दिखे नहीं थे, एसी रूम में बैठे रहते थे। ये 5 साल निष्क्रियता की वजह से इनके खुद के नेता, चाहे केंद्र के हो प्रदेश के हो, इनकी टिकट क्यों नहीं वापस दी, इनकी टिकट क्यों काटेगी? अगर इतना जनता का प्यार था, जनता का समर्थन था, तो क्यों टिकट काटेगी? निष्क्रियता का सत्यप्रकाश जी पूछ लेता हूं, चौहान साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों टिकट काटेगी चौहान साहब? और इसके पहले सत्यप्रकाश जी कुछ कह रहे थे तो आप बार बार कह रहे थे, और जो सामने आ रही बात कि वोटिंग परसेंटेज कम होना आपके लिए नुकसानदायक, मतलब सरकार जिसकी सरकार रहती है, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो निश्चित में माना जाता है कि सरकार के अगेंस्ट में है, जनता नाराज है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बदलने के रूप में जा रही। और सबसे बड़ी सोनी जी ही क्यों अकेले, आप क्यों नहीं, जो हम बार बार सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न जी, कि हम क्यों नहीं जी। बिल्कुल इसलिए क्योंकि सोनी जी वहां पर अभी आज की डेट में जो सबसे ज्यादा
कॉम्पिटेटिव पर्सन होगा, जो विनिबिलिटी जिसके पास ज्यादा होगी, वो सोनी जी है। जी सोनी जी वो है जो हर बार चुनाव जीतते हुए आए हैं। जी सोनी जी वो है कि उनके खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं दिया गया। सोनी जी वो है कि वो लगातार जब से राजनीति के क्षेत्र में आए हैं वो पायदान अपना बढ़ाते हुए ही आए हैं। सत्यप्रकाश जी आरोप लगा रहे हैं कि अपनी जो उनको सांसद निधि जन कल्याण कार्यों के लिए मिली थी उसमें 80% नहीं खर्च कर पाए। क्या बोले? 80 जो सांसदों को विकास कार्यों के लिए जो निधि आवंटित की जाती है उसमें से 80% निधि उनकी वापस चली गई, उन्होंने खर्च ही नहीं किया। तो आप लोग सोए हुए थे उस समय, लोकसभा जब चुनाव हो रहा था, तो ऐसी तो कोई बात नहीं आई, ना हमने कोई विज्ञप्ति देखी, ना कुछ देखा। आप लोग कहा ये टिकट क्यों कथा? अरे सुनिए सुनिए, अगर आप काम कर लेते तो पैसा खर्चा कर लेते, बीच में कुछ नहीं बोला, तो टिकट नहीं कटती। मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोला, आप मत बोलिए ना भाई। मैं ये बोल रहा हूं कि वहां पर जीत जो होती है, आप पिछले 5 साल के लोकसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए त्रिपाठी जी, लोकसभा का, तो आपको ये पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं ना कि बृजमोहन अग्रवाल जी ही जीतते हैं, तो लोकसभा में तो दूसरे प्रत्याशी रहे हैं हमेशा। तो लोकसभा में भी दक्षिण हमेशा जीतता रहा है 35,000 प्लस वोटों से, 35,000 प्लस वोटों से जी। तो ये क्या कारण था? ये कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो कार्य कर रही थी उसके लिए, दूसरी नॉन चेहरा है हमारा सुनील सोनी जी इसलिए, और उसके बाद एकजुटता है हमारी पार्टी में इसलिए, उसके बाद जो ट्रेंड है वहां पर जो 34 साल से दक्षिण भले लोकसभा हो भले विधानसभा हो वो प्लस ही रहा है 34 सालों से, ये उसका ट्रेंड है। और इस वजह, और अभी आज की डेट में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है वोट ऑफ परसेंटेज कम होने का, वो वोटिंग ऑफ परसेंटेज कम होने का, वो ये है कि सबको परिणाम पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस वजह से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पर वोट देने। चौहान साहब बात आ गई, थोड़ा सा सत्यप्रकाश जी का भी टाइम है, फिर हमारे अजय त्रिपाठी जी की इसमें टिप्पणी लेंगे। सत्यप्रकाश जी थोड़ा संक्षेप में, समय कम है जी, जितने संक्षेप में बोलूंगा। त्रिपाठी जी देखिए, अभी के चौहान जी बोलते एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। रामावतार तिवारी जी बैठे, कोरोना काल में उनका जो निवास वहां घिरा हुआ था, आम जनता ने खराब किया था, कोई राजनीतिक दल ने नहीं किया था। ट्रेनें जो कहना था उसमें किया था। अब इसे बोलो ना, गरीब जनता ने अपने हक के लिए जो सांसद निधि से मिलता गरीब जनता को वो नहीं मिला था, उसके लिए घिराव किया था। तो ये थोड़ा इनको जानकारी होनी चाहिए, कितनी बार घिराव हुए 5 साल में, इनको याद करना चाहिए। इससे बोला अगर काम कर रहे तो टिकट नहीं कटती। और देखिए अभी तत्काल की बात कर रहे तो मैं सरकार में भाटा गांव में किस तरह से विरोध हुआ था, कॉलोनी वासियों ने तो ये तक बोलते मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो ये दिखता है ना कि अगर आपके प्रत्याशी इतने ही काम करने वाले होते, इतने लोकप्रिय होते, तो चुनाव प्रचार के मध्य में क्यों उनका विरोध हो जाता? इससे बोले निष्क्रियता का तंत्र इनके नेताओं ने लगाया। अब वो कितने करते, बृजमोहन अग्रवाल जी की जिद की वजह से टिकट देना पड़ा है, वो एक अलग विषय है, मगर वो निष्क्रिय थे हैं। और इससे वो देखिए, जहां तक हमारी बात है, मतदान हो चुका है, यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना मन बना लिया है कि हमको निष्क्रिय नहीं चाहिए, हमको काम करने वाला चाहिए, हमको वैसा युवा चाहिए जो हमारे लिए खड़े रहे, हमारे सुख दुख में खड़े रहे। ये ना रहे कि भाई आप भूल गए हमको, 5 साल कहां थे हमको तो याद भी नहीं है, हमको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे बोलो त्रिपाठी जी, मन बन गया है, 23 तारीख को आपको नतीजे दिखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात सत्यप्रकाश जी, हम और आप मिलकर के चौहान साहब को वहां करते हैं बहुत, हम इनके क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं तो भी ये उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये क्यों कैपेबल नहीं है? सोनी जी की जगह इनके खिलाफ भी तो धरना प्रदर्शन कुछ नहीं हुआ है आज तक। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ ना कि के चौहान जी को क्यों नहीं मिल जाता है? वही व्यक्ति पार्षद, वो बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन बताया जी, मैंने तो बताया कितनी बार धरना प्रदर्शन हुआ, मैं तो बता रहा हूँ ना। अब ये झूठ बोलते रहे, यहाँ पे भ्रम फैलाते अलग विषय, मैंने तो बताया वो। अगर रामावतार तिवारी बैठे हो बता दे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो धरना प्रदर्शन सब चीजें हुए, वही तो धरना प्रदर्शित हुए, तभी तो टिकट कटी है ना। बिल्कुल सही कहा सत्यप्रकाश जी, समझ चुके भाई। हालांकि भूपेश सरकार जब रही तब भी आपके खिलाफ भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, तो आकाश शर्मा की जगह आप क्यों नहीं? अजय त्रिपाठी जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी, उसके बाद फिर परसेप्शन बन रहा है, उसे साफ लग रहा है कि बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। अभी तक का परसेप्शन ये हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि
तमाम लोगों ने सामने बात की, राम अवतार जी ने जो एक एनालिसिस करके दिया उसके हिसाब से कि बीजेपी की जीत का मार्जिन कम हो रहा है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो बार बार बात आ रही वहाँ पे, ब्रजमोहन अग्रवाल जैसा औरा, इतना बड़ा आभा मंडल, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य संगठन, उसके बाद भी अगर वोटिंग परसेंट कम होता है तो ये चिंताजनक विषय होना चाहिए। उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के बावजूद करना चाहिए कि रायपुर जैसे शहर में, राजधानी में बैठ के आपका इतना बड़ा संगठन जिसमें अनुशासन तार तार भरा हुआ है और उसके बाद ब्रजमोहन जैसा औरा, उसके बाद भी वोटिंग परसेंट अगर 50 होता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, चिंताजनक विषय है। इस पे आपको चुनाव के बाद भी चर्चा करनी चाहिए और इस पे एक सबको मिलके कि आखिर जिसके लिए चुनाव हो रहा है वो जनता क्यों चुनाव से बेदक रही है, इस पर विचार होना चाहिए। आधी जनता वोट डालने नहीं गई, तिवारी जी ने कहा। चले, हमारा समय समाप्त हो गया। चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी आपका भी, राम अवतार तिवारी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की रायपुर दक्षिण के सियासी दंगल की। इस क्षेत्र में बीजेपी चुनाव जीतेगी ही, इसे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी करिश्मा करेगी, इस बात का दम भर रही है। जीत किसकी होगी किसकी नहीं ये तो अलग बात है, मगर ये बात तय है कि भाजपा का जीत का अंतर कम होना ही है, जिसका सबसे बड़ा कारण मतदान प्रतिशत का घटना है। दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र से पार्टी के अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल का अपना प्रभाव भी है और मतदाताओं पर पकड़ भी। ये मतदाता शायद इस बार उतना सक्रिय नहीं थे जितना ब्रजमोहन के चुनाव के लड़ते वक्त सक्रिय हुआ करते थे। खैर ये तो बात रही छत्तीसगढ़